अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में हम आज लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में और 16 में हमने देखा था कि हमने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स को ही आज हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर अप किए थे। तो लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था बच्चों, उसमें हमने देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास वो होगा जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या होती है फिजिक्स में कि रिट्रेस करे अपने ही पाथ को रिवर्स ऑर्डर में। और इसी तरीके से इरिवर्सिबल का मैंने आपको बताया था कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगा। रिवर्सिबल आर स्लोली प्रोसेस। रिवर्सिबल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो टाइम टेकन प्रोसेस हो, बहुत देर से हो रहा हो और बहुत स्लोली हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, उसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया था बच्चों रैपिडली का। तो इरिवर्सिबल हमारे पास जो भी प्रोसेस होते हैं वो फास्ट प्रोसेस होते हैं, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, विद इन 5 मिनट्स। इसी तरीके से हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्टली अकर होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने ली थी इसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको बताया था मैंने कि हमारे पास क्या होता है, हम बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, पानी से अगेन बर्फ़ बना सकते हैं, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या होगा, नेचुरल फिनोमिना जितने भी होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ये इसकी एग्जांपल है हवा का चलना, और इसी तरीके से जो भी अदर फिनोमिनाज होते हैं नेचर में, वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। इसी के साथ साथ मैंने स्टेट वेरिएबल को डिस्कस किया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को, और मैंने फोर्थ वेरिएबल आपको पढ़ाया था जो हमारे पास था एंट्रोपी का। एंट्रोपी में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास डिसऑर्डरनेस होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, Q/T इसका फार्मूला होता है हमारे पास। एंट्रोपी में मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जितना डिसऑर्डरनेस होगा किसी भी सिस्टम में, उतनी ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी जो होती है ये हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास। एंट्रोपी फॉर द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एंट्रोपी होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहती है हमेशा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाते हैं। अगर ये वापस आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रह रही है, फाइनल तक गई है बट दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर आ गई है, तो कांस्टेंट है। इसी तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारे पास होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। अब आपको पता चल रहा होगा कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी हमारे पास कांस्टेंट है और इरिवर्सिबल में इंक्रीज कर रही है। सो हम यहाँ से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम नेवर डिक्रीजेस, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो ये तो बच्चों हमारा था लास्ट लेक्चर जो हमने रिवाइज कर लिया। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज जो हमने बच्चों डिस्कस करना है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, इसकी हमारे पास बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं। एक है हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरी है हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे, क्लासियस स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। आज दोनों स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास, क्या हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक हमारे पास स्टेटमेंट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, कि केल्विन ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट जो है वो क्या दी और किस तरीके से हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। केल्विन ने क्या कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट टोटली इनटू द वर्क डन।
कैल्विन जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि जब हम बात करते हैं हीट की और हम बात करते हैं वर्क डन की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जब किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, मतलब इनपुट दें, इस हीट को मैं क्या करती हूँ, इनपुट कंसीडर करती हूँ। तो ये जो हीट होगी हमारे पास, ये एज एन इनपुट वर्क करेगी। इसी से हम एक और स्टेटमेंट भी निकालेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट टोटली, टोटली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, कि टोटली इनटू द वर्क डन, मतलब हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि टोटली वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में विदाउट एनी लॉस। आई होप बच्चों आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी। अगेन मैं इसे रिपीट करती हूँ, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, कैल्विन ने क्या कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक सिस्टम को जितनी भी हीट प्रोवाइड करें वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में और उसमें कुछ भी लॉस ना हो। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी भी हीट प्रोवाइड करें उतनी ही हमें वापस मिल जाए, बल्कि कुछ हीट जो होती है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसको, इस वर्क डन को ले लूँ, ये हमारे पास आउटपुट है, तो यहाँ से मैं एक और डेफिनेशन निकाल सकती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैल्विन ने ये भी कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनपुट टोटली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए और दरमियान में हमारे पास कुछ भी लॉस ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको हम एक सिस्टम लेके अंडरस्टैंड करेंगे। दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो परफेक्ट इंजन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट इंजन नहीं है। प्रैक्टिकली हम क्या कहेंगे, रियल लाइफ में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई भी परफेक्ट इंजन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं हीट इंजन की बात करूँ तो वो तो हीट इंजन के लिए हमें उसे इनपुट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैल्विन ने तो कह दिया कि आप जितनी भी हीट दोगे ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, वो कुछ ना कुछ लॉस होगी, हमारे पास इन्वायरमेंट में लॉस हो सकती है, वो किसी भी तरीके से लॉस हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट इंजन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना जिसे हम परफेक्ट इंजन का नाम दे सकें कि टोटली जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। When we provide the heat, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं टू द सिस्टम, सिस्टम को ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द हीट विल बी लॉस्ट। तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा हीट का वो लॉस हो जाएगा। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है सिस्टम में तो वहाँ पर कुछ पार्ट हीट का लॉस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन तो ऑलमोस्ट हर केस में प्रेजेंट है। प्रैक्टिकली अगर हम ऑब्जर्व करें, रियल लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो हम ये देख सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑलमोस्ट हर केस में मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसकी ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि ये जो बात है जो कैल्विन ने कही है कि ये पॉसिबल नहीं है कि टोटली हीट कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में, ये सही है। हमारे पास इसका कुछ पार्ट लॉस होता है एंड फ्यू पार्ट ऑफ द हीट, उस हीट में से जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे इनपुट के तौर पर कुछ पार्ट जो होगा वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस्टम विल परफॉर्म दिस साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम है, मतलब सिस्टम अगर मैं कंसीडर करूँ इंजन को, क्योंकि मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया परफेक्ट इंजन की, तो अगर मैं सिस्टम को कंसीडर करूँ, इंजन है हमारे पास, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है। और साइक्लिक प्रोसेस में मैं ये भी प्रूव करवा चुकी हूँ कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो ज़ीरो होती है। ठीक हो गया बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इनिशियल से स्टार्ट हो और इनिशियल पर ही आकर ख़त्म हो, उसे हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में का मतलब है कि जितनी फाइनल एनर्जी थी उतनी ही इनिशियल एनर्जी थी, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा इन एनर्जी में। अगर एनर्जी में चेंज नहीं आया तो डेल्टा ई इंटरनल डेफिनेटली हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की ज़ीरो होती है हमारे पास। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि फिगर के थ्रू हम इसे सही तरीके से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है बच्चों,
दो रेजरवायर होते हैं, एक को मैं नाम देती हूँ हॉट रेजरवायर का, दूसरे को मैं नाम दे देती हूँ कोल्ड रेजरवायर का। अब यहाँ पर क्या होगा, हॉट रेजरवायर नाम से शो हो रहा है कि भाई इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से हीट जो होगी बाहर की तरफ रिलीज होगी। अब ये जो हीट है, इस हीट में से केल्विन ने क्या कहा कि इस हीट का जो कुछ पार्ट होगा हमारे पास, तो इस हीट में से बच्चों कुछ पार्ट जो होगा वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ चला जाएगा। अब आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हॉट रिजर्वायर क्या है, हाई टेम्परेचर सिस्टम है जो मैं इनपुट दे रही हूँ, आउटपुट मुझे क्या मिल रही है, वर्क डन मिल रही है, लेकिन जो रिमेनिंग हीट होगी मतलब जो फ्रिक्शन होगी वो कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब है वो सिस्टम जहाँ पर आपके पास टेम्परेचर जो है इस हॉट रिजर्वायर से कम है, आप इसको इन्वायरमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, वहां पर ये वाली जो हीट होती है ये लॉस हो जाती है हमारे पास। ऑल रियल हीट इंजन लॉस सम हीट टू द इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ पर ये जो कोल्ड रिजर्वायर आपने को नज़र आ रहा है, इसको हम इन्वायरमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बच्चों, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट मुझे क्या मिल रही है, वर्क डन मिल रही है, इनपुट में क्यू एच प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन ये जो वर्क डन है ये टोटल मुझे क्यू एच के बराबर नहीं मिल रही, मतलब क्यू एच में से क्यू सी माइनस हो रहा है, तो फिर मुझे ये वर्क डन मिल रहा है और डिवीजन में ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। हॉट रिजर्वायर में क्या शो किया हुआ है कि हम अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो टोटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला सिस्टम हमारे पास होता है, तो ये सिस्टम हमारे पास ठीक सिस्टम है, ऐसा हमारे पास नहीं होता। ये जो सिस्टम बनाया गया है ये आइडियल सिस्टम बनाया गया है, मतलब अगर कोई परफेक्ट इंजन बन जाता है तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि हॉट रिजर्वायर से जितनी भी हीट देंगे मतलब इनपुट देंगे वो टोटली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें वर्क डन देगी, उसमें कुछ भी लॉस नहीं होगा। ये आइडियल सिस्टम है हमारे पास, प्रैक्टिकली ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये बच्चों मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दी। किसकी समझाई, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट जो उसने दी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने एक सिस्टम लिया, वहाँ से हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर लिया, वर्क डन का हमें पता चल गया और हीट लॉस का भी पता चल गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासियस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वर्क डन। अब ये स्टेटमेंट हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है कि भाई अगर आपके पास दो सिस्टम है, एक का टेम्परेचर कम है दूसरे का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्लासियस ने क्या कहा कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कम टेम्परेचर वाले सिस्टम से हीट को ट्रांसफ़र करें हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ। क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई हीट जो है वो इसके उलट भी ट्रांसफ़र हो जाए, कोल्ड से हॉट में भी चली जाए। ठीक हो गया बच्चों। तो क्लासियस ने क्या कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि कन्वर्ट करें हम हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर, का मतलब है कोई भी ठंडी चीज़ है वहाँ से हम टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करें हाई टेम्परेचर रिजर्वायर किसी गर्म चीज़ की तरफ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वर्क डन। कंडीशन उसने मेंशन कर दी कि आपकी कंडीशन है कि वर्क डन के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वर्क डन प्रोवाइड करें तब तो पॉसिबिलिटी है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा सकते हैं। ये क्लासियस की स्टेटमेंट थी कि अगर आप प्रोवाइड कर दें वर्क डन तो आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम वर्क डन प्रोवाइड ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेटर को ओपन कर देंगे और आप कोशिश करेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर की वजह से जिसका टेम्परेचर कम है और हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है हमारा इन्वायरमेंट ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब है आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर से कभी भी हमारा इन्वायरमेंट ठंडा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस रेफ्रिजरेटर को मैंने एक छोटे से रूम में रखा है और उस रूम को मैंने कम्प्लीटली इंसुलेट कर दिया है, उसके अंदर कहीं से भी हीट एंटर नहीं हो सकती, ये मैंने क्या किया, ये मैंने वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क डन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी है कि भाई रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाए।
आल्सो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। बट इफ वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल वर्क, जब हम एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करते हैं, देन इट मे पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, अदरवाइज वर्क डन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थर्मल एनर्जी, रेजरवायर जो हम यूज़ करते हैं, हीट इंजन इसकी एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दी, हीट पंप होता है हमारे पास। अब पहली स्टेटमेंट में मैंने क्या पढ़ाया था, केल्विन की स्टेटमेंट में, ये जो डायग्राम है ये केल्विन के लिए है हमारे पास। सोर्स होगा हमारे पास हीट इंजन में जाएगा, यहाँ पर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। सिंक होगा हमारे पास Q1 Q2, सिंक हम किसे कह रहे हैं, कोल्ड रिजर्वायर को, और यहाँ से हमें वर्क डन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्लासिक स्टेटमेंट बिल्कुल इसका उलट है कि हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हीट पंप की तरफ, और हीट पंप उसे कन्वर्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और यहाँ पर एरो की डायरेक्शन इनवर्ड है। इसका मतलब हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, बल्कि हमें वर्क डन एज एन आउटपुट मिल रहा है। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।